तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। हम लोगों का जो परिवार है यानी प्रखर ट्रू क्राइम जो फैमिली है 98,000 हो गई है। थोड़ी सी देर और है, उसके बाद 1 लाख यानी 100 के। सबका एक ड्रीम होता है, पहले तो 1,000 का ड्रीम होता है, 1,000 के बाद 10,000 का, और 10,000 के बाद अगर कोई ड्रीम होता है तो अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो 1 लाख का ही होता है। लेकिन आप लोग का ऐसा प्यार है कि ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते के अंदर हम लोग 1 लाख का आंकड़ा पार कर लेंगे। तो उसके लिए आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया और अभी से आप लोगों का स्वागत है। और स्वागत इसलिए चूँकि एक बार मैं लाइव आया था तो कई लोगों का कंप्लेन था कि आप बिना बताए आ गए, हम लोग जुड़ नहीं पाए। तो जैसे ही 100 के हो जाएंगे, जिस दिन पूरा पता चल जाएगा कि आज 100 के हो चुके हैं, तो फिर उस दिन कोई कहानी नहीं होगी, उस दिन लाइव आऊँगा, आप लोगों से बातचीत होगी। अब ये लाइव कितने बजे का रखा जाए, क्या टाइमिंग रहेगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ताकि उसी हिसाब से लाइव रखें। खैर ये तो रही कि औपचारिक बात, आप लोग परिवार हैं तो आप लोगों से सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन ज़रूरी है। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और हम लोग, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई बड़ा क्रिएटर, कोई छोटा क्रिएटर, हम तमाम लोग जब क्राइम की स्टोरीज सुनाते हैं, चाहे वो क्राइम पेट्रोल हो, चाहे क्राइम अलर्ट हो, ऐसे लोग जो वीडियो के माध्यम से क्राइम की घटनाओं को आपके सामने रखते हैं, तो उन तमाम लोगों का उद्देश्य यही होता है कि जो कुछ हो रहा उन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखें। उन घटनाओं से आप एक सबक लें कि चाहे जो क्रिमिनल होगा, चाहे जो अपराधी होगा, चाहे जितना वो दिमाग लगा ले, बचेगा नहीं। अब कई लोग तो इसको बड़ा पॉजिटिव लेते हैं कि हाँ क्राइम नहीं करना चाहिए, क्राइम करने का अंत बहुत भयानक होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि ऐसी कहानियों से कुछ सबक भी ले लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं। सीखने के बाद बस वो एक चीज़ देखते हैं, पूरी कहानी सुनेंगे और पूरी कहानी सुनने के बाद फिर ये देखेंगे कि जो कातिल हो पकड़ाया किस गलती की वजह से। उसके बाद फिर वो अपनी क्राइम में काम करते हैं कि उस गलती को भी सुधार लेते हैं। फिर उन्हें लगता है कि अब इसी वजह से तो पकड़ाया था, अगर इस गलती को मैं सुधार लिया तो फिर मैं क्यों पकड़ाऊँगा, पूरा जो मामला है उलझता रह जाएगा, पुलिस वालों को मूर्ख बना लूँगा। अब ये तमाम चीज़ें करने के चक्कर में हम लोगों को एक कहानी और दे देते हैं, यानी क्राइम उन्होंने किया है तो बहुत कम चांसेस है कि वो पकड़े ना जाएं, पकड़े जरूर जाएंगे और फिर उनकी कहानी भी सुनानी पड़ती है। तो आज की कहानी ऐसे ही एक शख्स की कहानी है। कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में एक जगह है हरिद्वार, और इसी हरिद्वार में एक इलाका लगता है रानी गली, शिवनगर। इसी रानी नगर शिवगली में एक परिवार रहा करता था। परिवार नॉर्मल सा था। परिवार में एक शख्स जिसका नाम था महेश सैनी, उनकी बीवी जिनका नाम था ममता सैनी। ममता सैनी के 2 बच्चे, एक का नाम जय, दूसरे का नाम अभय, साथ ही एक देवर जिसका नाम रामकरण। टोटल 5 लोग इसी परिवार में रहा करते हैं। परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ा, वक्त के साथ साथ सारे लोगों की तरक्की भी हुई। जो दोनों बच्चे थे बड़े हुए, बड़े होने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए तैयारी की। संयोग से जो बड़ा बेटा था जय, उसको एक यूनिवर्सिटी मिल जाती है और फिर ये उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई करता है। जो छोटा बेटा था वो भी बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद वहीं की कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है और उसी कॉलेज से ये BA करता। जो इन बच्चों के पिता थे महेश सैनी, वो छोटी मोटी कहीं नौकरी करते थे, लेकिन उस हिसाब से उनकी नौकरी नहीं थी। इसीलिए जो बच्चों के पालन पोषण की, उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी थी, इन बच्चों के जो चाचा थे रामकरण, उन्होंने अपने कंधे पे ले ली। रामकरण की शादी हुई नहीं थी। रामकरण अच्छी खासी नौकरी भी करता था, इलेक्ट्रीशियन था, ठीक ठाक था। उसका एक अपना ग्रुप था, बड़ी बड़ी जगहों पे जाता, वहाँ जाने के बाद वो पूरे इलेक्ट्रिसिटी का काम करता, उस वजह से ठीक ठाक पैसे मिलते। तो उन पैसों को घर के खर्च में लगाता, साथ ही जो कुछ पैसे एक्स्ट्रा होते उनको बच्चों की पढ़ाई में लगा देता। अब एक ऐसा चाचा, ये तमाम चीज़ें जब आसपास के लोग देते वो भी खुश होते हैं कि आज के टाइम में कहाँ भाई भाई का नहीं होता, यहाँ ये अपने भतीजों के लिए इतना कर रहा। बहरहाल सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसी बीच एक तारीख आती है और ये तारीख थी 19 अक्टूबर साल 2023 की तारीख। 19 अक्टूबर साल 2023 की ये बात है। सारे लोग घर से बाहर गए हुए थे, घर में केवल ममता थी, बच्चे कॉलेज गए हुए थे। जो रामकरण था वो कहीं काम पे गया हुआ था, साथ ही जो महेश सैनी थे यानी ममता के पति, वो भी कहीं बाहर थे। दोपहर का वक्त था। जो बड़ा बेटा था जय, वो तो यूनिवर्सिटी में था, लेकिन जो छोटा बेटा अभय था उसके कॉलेज में छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद भागा भागा घर पे आता है कि चलें, भूख लगी थी खाना खाने। अब जैसे घर के अंदर दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद फ़ौरन जैसे ही आंगन में पहुंचता है अपनी माँ को आवाज़ देता है कि माँ मैं आ गया हूँ, फ़ौरन खाना लगाओ। अब माँ अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, साथ ही घर में और कोई था नहीं। अब ये चीज़ देखने के बाद उसे थोड़ी सी हैरानी हुई कि घर में कोई नहीं है। बहरहाल भाई और चाचा पापा तो काम पे जाते थे, लेकिन माँ कहाँ चली गई
और घर का ताला भी नहीं बंद है कि कहीं ताला लगा के गई हूँ किसी के यहाँ। इस वजह से अब अलग अलग कमरों में अपनी माँ को खोजता है। कभी अपनी माँ के बेडरूम में जाता है, कभी किसी और रूम में जाता है, और ऐसे ही खोजते खोजते अपने चाचा के रूम में जब जाता है तो जाने के बाद जो कुछ उसने देखा, उसे देखने के बाद उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अब जैसे उसके मुंह से चीख निकलती है, आसपास के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। सारे लोग भी भागे भागे घर के अंदर पहुंचे कि क्या हो गया। और जैसे ही सारे लोग घर के अंदर जाते हैं तो जाने के बाद क्या देखते हैं कि अंदर जो ममता सैनी है बुरी तरह खून के तालाब में तैर रही है। यानी एक बिस्तर पे ममता सैनी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। बिस्तर पूरी तरह खून से भीग गया है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने हाल में ही ममता सैनी का कत्ल कर दिया है। अब ये चीज़ जैसे ही आसपास के लोग देखते हैं, फ़ौरन अफरा तफरी का माहौल। पहले ये लगा कि पता नहीं जान बाकी हो या नहीं, इसीलिए फ़ौरन पुलिस को इत्तला किया गया। अब पुलिस को इत्तला किया गया और बताया कि ऐसे कुछ हुआ है। पुलिस भी भागी भागी गई। आने के बाद उनके भी जहन में यही सवाल कि जान अगर हो तो बचाई जा सके। फ़ौरन बॉडी को चेक किया गया, हॉस्पिटल लेके जाया गया। लेकिन जाने के बाद जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बताया कि अब इसके अंदर जान बाकी नहीं है, यानी जो ममता सैनी है वो मर चुकी है। अब ये चीज़ जैसे ये हुआ कि ममता सैनी मर चुकी, तो फिर ये हुआ कि बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए कि मरी कैसे। साथ ही अब पुलिस वाले वापस क्राइम सीन पे आते हैं। अच्छा, इतनी देर में जो एसपी साहब थे उन तक खबर पहुंच गई, वो भी भागे भागे आए। फ़ौरन जो फॉरेंसिक की टीमें थी वो भी भागी भागी पहुंचती हैं, अलग अलग, और डॉग स्क्वाड से लेके तमाम चीज़ें। अब तमाम चीज़ें जब पहुंचती हैं, उसके बाद जब जांच पड़ताल शुरू हुई, सबसे पहले घर वालों से पूछा गया कि क्या हुआ था। अब घर वाले चाहे बच्चे हों, चाहे पति हो, चाहे देवर हो, इन तमाम लोगों से जब पूछताछ हुई तो तमाम लोगों ने जो कुछ बताया उसे सुनने के बाद एक दो चीज़ क्लियर हो गई। पहला, जब बॉडी को उन लोगों ने देखा तो उन्होंने बताया कि बॉडी के शरीर पे, यानी जो ममता सैनी, उन्होंने कुछ गहने वगैरह पहने थे, लेकिन लास्ट देखने के बाद यही लगा कि गहने हैं नहीं। साथ ही घर में अलग अलग जगहों पे कुछ पैसे रखे थे। घर वालों ने जब उन जगहों को चेक किया तो पैसे भी वहाँ से नदारद। अलग अलग कुछ कीमती सामान भी थे, उनसे भी छेड़छाड़ हुई थी। अलमारी जो थी वो भी खुली हुई थी, जो चादर वगैरह थी वो भी हटाई गई थी अलग अलग कमरों की। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद और परिवार वालों से जब पूछा गया तो उन तमाम बयानों को दर्ज करने के बाद अब पुलिस वालों ने भी ये मान लिया कि किसी ने आया और लूटपाट की। लूटपाट के दौरान जो ममता सैनी रही होंगी उन्होंने विरोध किया होगा। अब विरोध की वजह से फिर उन्होंने जब काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती की तो फिर जो लुटेरे आए थे उन्होंने फिर कत्ल कर दिया। अब हाथापाई हुई होगी, हाथापाई में वो लोग ज़्यादा भारी पड़े होंगे, उसके बाद कत्ल हुआ होगा। अब ये तमाम चीज़ जब थ्योरी बन गई, उसके बाद आसपास के लोगों को ये खबर लगी कि गांव में एक दिन दहाड़े ऐसे कुछ लोग आते हैं, लूटपाट करते हैं। लूटपाट करने के बाद जब घर में एक महिला मिलती है, उन्होंने विरोध किया तो फिर लुटेरों ने कत्ल कर दिया। इसे सुनने के बाद अब पूरे इलाके में दहशत कि पुलिस कहाँ है, पुलिस कर क्या रही है, और ऐसी कौन सी गैंग एक्टिव हो गई जो इस हिसाब से लूटने आई कि कत्ल कर दी। अब गए थे एक मर्डर मिस्ट्री सुलझाने। जब मामला लूटपाट की तरफ बढ़ा तो पुलिस वालों को और दिक्कत होने लगी। अब पुलिस वालों को जब और दिक्कत होने लगी तो पुलिस वालों ने फिर जांच पड़ताल और तेज कर दी। सबसे पहले आसपास के इलाकों में जांच के पता किया कि कौन से ऐसे चोर हैं, कौन से ऐसे लूटपाट करने वाले हैं जो भी इस हद तक आ गए हैं कि अगर कोई विरोध करे तो वो कत्ल कर देंगे। और जिस हिसाब से कत्ल हुआ था और जिस हिसाब से बॉडी मिली थी, देखने में भी यही लग रहा था कि जैसे किसी ने बहुत ब्रूटली मर्डर किया हो। तो अपने आप में ये भी एक टेंशन की बात थी। बहरहाल पुलिस वाले अब जांच पड़ताल कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो पुलिस वालों को हजम नहीं हो रही। पहला, अगर कोई लूटपाट करने आता है, अगर कोई घर के अंदर दाखिल होता है तो आसपास के लोग थे कहाँ। अगर इस महिला ने चीख मचाई होगी, इसी ने आवाज़ दी होगी, तो ऐसा कैसे कि आसपास किसी ने सुना क्यों नहीं। साथ ही दूसरी बात, अगर लुटेरे आए थे तो लूटपाट करके गए कहाँ, और लूटपाट के तो निशान है लेकिन भाग के गए कहाँ, ये चीज़ खबर क्यों नहीं लग रही। साथ ही तीसरी बात ये थी कि अब मर्डर हुआ, इस महिला ने आवाज़ लगाई, सारी चीज़ें गायब थी, लेकिन फिर भी घर में जो लूटपाट की स्थिति होती है वो तमाम चीज़ें बन नहीं रही थी। अब एक तरफ सारे सबूत इशारा कर रहे हैं कि लूटपाट हुई है, परिवार वालों के बयान यही कह रहे हैं कि कोई आया और वो लूटा, लूटने के बाद वो चला गया। इधर जो पुलिस का अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है वो कह रहा है कि लूटपाट हुई, लेकिन अब ऐसे नहीं होती है आमतौर पे। तो फिर पुलिस वाले दो थ्योरियों में उलझ गए। एक जो सामने जो प्रत्यक्ष है उसको देखने के बाद यही लग रहा कि लूटपाट हुई है, लेकिन अब
जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो कह रहा लूटपाट नहीं हुई। तो फिर पुलिस वालों को लगा कि या तो हमारा अनुभव गलत है और या तो पूरा का पूरा परिवार गलत है, और पूरा परिवार छोड़िए पूरा इलाका ही झूठ बोल रहा। तो फिर अब क्या करें? एक तरफ पुलिस वालों ने अपने अनुभव के हिसाब से काम करना शुरू किया, दूसरी तरफ पुलिस वालों ने एक सोचा कि एक काम करते हैं, हो सकता है कि परिवार वाले आपस में मिले हों और ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए पुलिस वालों ने परिवार वालों से ही पूछताछ करने की सोची। सबसे पहले ये पूछा कि घर के अंदर सबसे पहले कौन आया। तो जो छोटा बेटा अभय था उसने कहा कि सबसे पहले मैं आया था। तो पुलिस वाले ने फिर अभय से पूछताछ शुरू की कि आपने क्या देखा, क्या हुआ था। तो अभय ने सारी चीज़ें बताई कि मैं कॉलेज से अपने लौटने के बाद घर के अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद मैंने माँ को आवाज़ लगाई, माँ ने कोई रिप्लाई दिया नहीं। तो मैं अलग अलग कमरों में खोजने गया। खोजने के दौरान फिर मैंने देखा कि एक कमरे में माँ की मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब ये चीज़ जब बेटे ने बयान दिया, पुलिस वाले बाकायदा उस बेटे के लहजे को, उसके हाथ के इशारे को, उसकी घबराहट को, उसकी हिचकिचाहट को, तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही पूछते हैं कि जब तुम आए थे तो घर का दरवाज़ा कैसे था, क्या कहीं कोई फिंगरप्रिंट या फिर कहीं खून के कोई धब्बे थे, कोई ऐसी चीज़, या फिर किसी को तुमने भागते हुए देखा। तो फिर जब इसके बारे में पूछा गया तो फिर बेटे ने कहा कि मैंने भागते या फिर कोई धब्बा वगैरह तो नहीं देखा, लेकिन हाँ इतना था कि जब मैं आया तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। अब पुलिस वालों ने जब बेटे के बयान को दर्ज कर लिया तो फिर ये लगा कि चलो पति को भी पूछताछ के लिए बुलाते हैं। पति को भी उठाया गया। अब जब पति को उठाया गया, उससे पूछताछ की गई कि तुम कहाँ थे जब ये तमाम चीज़ें हुई, तुम आमतौर पे बाहर नहीं जाते हो, आज क्यों गए थे। तो जब पति से पूछताछ हुई तो पति ने भी कहा कि आमतौर पे मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरा घूमने का मन था, मैं बाहर निकल गया। साथ ही बेटे ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि मम्मी के साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं वापस आया। उसके बाद पुलिस वालों को कहीं ना कहीं पति के ऊपर डाउट हो गया। अब जब पति के ऊपर डाउट हुआ तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि काम करते हैं, अगर पति ये तमाम चीज़ें बोल रहा तो अगर इसने बताया कि मैं यहाँ गया था इतने बजे, जाके अगर क्रॉस चेक कर लें तो क्रॉस चेक करने के बाद अब शायद अगर वहाँ ये ना मिले तो पूरा मामला फिर साफ हो जाएगा। लिहाजा पति ने जहाँ जो कुछ बताया था, यानी महेश सैनी ने, उन तमाम जगहों पे पुलिस वाले जाते हैं। जाने के बाद क्रॉस चेक करते हैं कि महेश वहाँ आया था या नहीं। अब इत्तेफाक देखिए कि जहाँ जहाँ पुलिस वाले गए, जहाँ जहाँ उन्होंने पूछताछ की, हर जगह यही पता चला कि हाँ महेश यहाँ आया था। अब महेश यहाँ आया था यानी महेश सही बोल रहा, तो फिर बचा कौन? तो फिर बचा उस महिला का देवर रामकरण। अब जब महिला का देवर बचा तो फिर पुलिस वालों ने महिला के देवर को उठाया, और आमतौर पे जो बच्चे थे, जब देवर को उठाया गया तो वो लोग विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन मेरे चाचू नहीं, क्योंकि सारी घर की जिम्मेदारी तो चाचू खुद उठाते हैं और भाभी के ऊपर तो जान छिड़कते थे। बहरहाल पुलिस को अपनी ड्यूटी निभानी थी। पुलिस ने रामकरण को उठाया। उठाने के बाद जब इससे पूछताछ की तो जब बच्चों से पूछताछ हुई, जब पति से पूछताछ हुई तो पति और बच्चों के बयान में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रामकरण से जब पूछताछ हुई तो रामकरण अपने बयान को बार बार बदल भी रहा था। उसको अपनी बातों में लड़खड़ाहट भी मिला रहा था। साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे रामकरण कुछ छुपा रहा हो। तो ये तमाम चीज़ें जब पूछी गई और तमाम चीज़ें जब पुलिस वालों ने ऑब्जर्व की, तब उन्हें लग गया कि हो ना हो दाल में कुछ काला है। इसके बाद पुलिस वालों ने रामकरण से 20 मिनट तक सख्ती से पूछताछ की, यानी तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गए, अब तुम अपने इकबाल रिज्यूम कर लो। तो ये तमाम चीज़ें जब कही गई तो फिर रामकरण टूटता है। टूटने के बाद फूट फूट के रोता है और रोने के बाद कहता है कि मैं अपनी भाभी से बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था, लेकिन मेरी भाभी ने मेरी ज़िंदगी इस कदर आज़ाब कर दी थी कि अंत में मुझे उनका कत्ल करना पड़ा। अब ये चीज़ जब देवर रामकरण कबूलता है तो फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि अगर तुम बहुत मानते थे, बहुत सम्मान करते थे, तो हुआ क्या? तो फिर इसमें रामकरण पूरी कहानी बताता और कहता है कि साहब, भले ही 2 बच्चे थे, चाहे वो जय हो चाहे अभय हो, आप उनसे एक बार जाके पूछिए। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी पूरी ज़िंदगी का खर्चा मैंने उठाया। मेरे बड़े भाई साहब जो थे वो कमाते नहीं थे, उनकी ज़्यादा सैलरी नहीं थी, भाभी भी घर पे ही रहती थी, लेकिन जो बच्चे थे उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, जो घर वाले हैं उनको अच्छी ज़िंदगी मिल सके, इसलिए मैं लगातार मेहनत करता था। लगातार जो भी पैसे मिलते उसको घर पे देता। लेकिन 4-6 महीने पहले की बात है, मैं एक होटल में काम करने गया था। होटल में काम करने के दौरान वहीं पे एक महिला मुझसे मिलती है। मिलने के बाद उससे बातचीत होती है। अब बातचीत होने के बाद उस महिला से दोस्ती हो गई। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, प्यार करने लगे। प्यार हम दोनों के बीच इस कदर परवान चढ़ा कि मैं घर पे भी आता तो उससे बातचीत करता, फ़ोन पे, व्हाट्सअप कॉल करता। ये तमाम चीज़ें मेरी भाभी भी जानती थी।
बहरहाल भाभी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन साहब अभी 2 महीने पहले की बात है, मेरी कुछ तबीयत खराब हुई। इसी बीच मेरे पैर में कुछ चोट लग गई। अब पैर में चोट लग गई, तबीयत भी खराब हुई, तो चोट और तबीयत की वजह से मैं काम पे जा नहीं पाया। जिस जगह का मैंने टेंडर लिया था उसने किसी और को नौकरी दे दी, यानी टेंडर दे दिया, काम दे दिया। तो मैं बेरोज़गार हो गया। लगातार 2 महीने में बेरोज़गारी की हालत में था। और जैसे ही मेरी नौकरी गई, जैसे ही मेरे काम बंद हुआ, अचानक से जो मेरी भाभी का रवैया है वो बदल गया। अब भाभी लगातार ताने मारने लगी, कहने लगी कि जो कुछ पैसे थे तुमने उस पर उड़ा दिए, उस महिला के चक्कर में तुमने घर बर्बाद कर दिया, बच्चों की फीस नहीं दे रहे हो, बच्चों को ये नहीं दे रहे हो, वो नहीं दे रहे हो। अब ये तमाम चीज़ें जब रामकरण सुनता है तो उसको लगता है कि जिन बच्चों को मैंने बचपन से बड़ा किया, जिन बच्चों को मैंने इस कदर आगे बढ़ाया, आज 2 महीने से मैं फ़ीस नहीं दे रहा हूँ तो उनकी माँ इस कदर ताना दे रही है। ये समझाता है, भाभी नहीं मानती। जो ममता सैनी है लगातार अब इसको टॉर्चर करती, लगातार परेशान करती, लगातार बोलती, लगातार ताने देती। और ताने का सिलसिला जब हद हो गया तो फिर इसे लगा कि अब इसको ही मार दूंगा। यानी कोई ऐसा नहीं था कि कोई प्लान के तहत, बस जहन में आया कि इसे मारूंगा, इससे बदला लूँगा। तो फिर बदला कैसे लो? तो फिर बदला लेने के लिए इसने अलग अलग क्राइम रिपोर्टर्स की, अलग अलग सीरीज़ की, अलग अलग सीरियल्स को देखना शुरू किया। लगातार उन जगहों पे देखता कि क्रिमिनल जो था उसने गलती कहाँ की, लाश को कैसे ठिकाने लगा जाए, क्या कुछ किया जाए, क्या कुछ नहीं किया जाए। 2 महीने तक इसने लगभग हज़ारों एपिसोड देखे, हज़ारों कहानियाँ सुन ली। और इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद इसके जहन में एक प्लान आया कि अगर मैं कत्ल करूं, लेकिन कत्ल ना लगे और ऐसा लगे कि कोई ऐसा शख्स था जो घर के अंदर आता है, आने के बाद वो लूटपाट करता है और मार के चला जाता है, और ये कत्ल हादसा हुआ और लूटपाट के दौरान किसी ने कत्ल कर दिया। तो पुलिस वाले लूटपाट करने वाले के पीछे पड़े रहेंगे, उसी के चक्कर में घूमते रहेंगे। अब कोई लुटेरा आया ही नहीं था तो फिर लुटेरा पकड़ा कहाँ से जाएगा? तो जब पकड़ा ही नहीं जाएगा तो फिर कत्ल की गुत्थी सुलझेगी कैसे? तब इसके जहन में जब ये प्लान आया तो फिर इसने सोचा कि कब करना है। कत्ल करने की फिर इसने डेट, तारीख, वक्त, हालात, तमाम चीज़ें मुकर्रर की। उसके बाद एक दिन संजोग से 20 तारीख की ही बात है, जो बच्चे थे वो कॉलेज चले गए, जो पति था वो भी निकल गया, उन्हीं के साथ ये भी निकलता है। लेकिन फिर वापस आता है। वापस आने के बाद जो भाभी थी फिर से ताना देने लगती है। प्लान पूरा फिक्स था। भाभी जैसे ताना देती है उसकी चुन्नी से उसका गला घोटने लगता है। अब किसी आदमी के गले को आप दबाइए तो एक चीज़ और होती है कि मुंह से कभी आवाज़ निकल नहीं पाती, यानी जो नर्वस सिस्टम वो जाम हो जाता है। तो नर्वस सिस्टम जाम तो नीचे की बॉडी तो वैसे भी लूज, बेकार, ऊपर आवाज़ निकल नहीं पाती, चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। तो ब्लड का ऐसा दबाव पड़ता है स्किन के ऊपर कि चीखने और चिल्लाने की क्षमता खत्म, बस हाथ आदमी हल्का सा हिला सकता है। तो जब उसने गला दबाया तो महिला के मुंह से अब जाहिर सी बात चीख निकल नहीं पाएगी। थोड़ी देर तक महिला तड़पती है, उसके बाद दम तोड़ देती है। लेकिन अब इसे लूटपाट का एंगल देना था, इसलिए इसने महिला के शरीर पे कट वगैरह लगाए। उसके बाद फिर सामान गहने को लूटा, यानी वहाँ से हटाया और कहीं जाके छुपा दिया। और छुपाने के बाद खुद भी घर से निकल गया और इंतज़ार कर रहा था कि कब बेटा आए और सारी चीज़ें देखे। अब पुलिस वाले जब ये पूरी कहानी सुनते हैं, सुनने के बाद जब मर्डर की पूरी मिस्ट्री सुलझाते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, साथ ही जो भाई था और जो बच्चे थे उनको बताते हैं कि आपके ही भाई ने कत्ल किया है, आपके चाचा ने किया। तो लगभग 1 दिन तक तो पुलिस वाले उनको यकीन दिलाते रहे कि हाँ यही कातिल है, क्योंकि वो मानने को ही तैयार नहीं थे। और वो ये बार बार कह रहे थे कि आप सुलझा नहीं पा रहे, इसलिए आप हमारे घर के किसी सदस्य को फंसा रहे हैं। बहरहाल पुलिस वालों ने सारे सबूत दिए, तब वो जाके माने। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले कई लोगों के कमेंट आए थे कि आप जो पहले सवाल पूछते थे आप उन सवालों को क्यों नहीं पूछ रहे हैं। तो नहीं पूछ रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बहुत जल्द सवाल जवाब का जो सिलसिला है फिर से आएगा, और उसके लिए आपको बस 2 से 3 दिन और इंतज़ार करना है। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, उसके बाद कुछ और चीज़ें जहन में उनको भी करूँगा, कुछ और प्लान है उसको भी करूँगा। आप लोगों ने बहुत कुछ दिया है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को कुछ बेहतर दूँ। तो बस उसी उधेड़-बुन में लगाया हुआ हूँ। उम्मीद है बहुत जल्द वो तमाम चीज़ें हो जाएंगी और आपको एक बेहतर कहानी और बेहतर चीज़ें आपके सामने ला पाऊँगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।